हाय एवरीवन, कैसे हो और सभी लोग। तो यार आज अपना काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 10 है। और अभी 9 लेक्चर्स के अंदर अपन ने 1D जो लीनियर मोशन है वो मैक्सिमम हद तक हमने चीज़ें कवर कर ली हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, टर्निंग क्या होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कैसे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जब पार्टिकल में टर्निंग होती है। और बहुत अच्छे अच्छे केसेस, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सेपरेशन सेपरेशन की और अप्रोच की जो चीज़ें होती हैं कि कितना मिनिमम डिस्टेंस होगा, कितने टाइम में मिनिमम डिस्टेंस पे आएंगे, इनके फंडामेंटल तरीके हमने बिल्कुल सीख लिए हैं 1D के मेथड से। ठीक है। इन चीज़ों को आसान करने वाली चीज़ें और भी होती हैं आगे। रिलेटिव मोशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो अभी तुम कर रहे हो, जब भी एक से ज़्यादा पार्टिकल चल रहे होंगे, दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल चल रहे होंगे, उनको प्रॉब्लम्स को बहुत आसान किया जा सकता है रिलेटिव वेलोसिटी की हेल्प से, जो कि हम करेंगे आगे। बट फंडामेंटली बिना रिलेटिव वेलोसिटी कैसे होते हैं वो हमने पूरा कवर कर लिया, और वो आना बहुत ज़रूरी है। तभी रिलेटिव वेलोसिटी में तुम्हें फील आएगी कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। क्योंकि जब तक एक्चुअल सिनेरियो जो हम देख सकते हैं वो नहीं क्लियर होगा, तो रिलेटिव फ्रेम से तो करना तो तुम मतलब समझ लो कि फिर वो मतलब क्वेश्चन करने की बात हो जाती है, फीलिंग नहीं आ पाती उस चीज़ की। तो ये सब बेसिक चीज़ें हमने कवर कर ली हैं यार, है ना। और अभी आज हम 1D का एक पार्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फ्री फॉल या फिर मैं बोलूँ मोशन अंडर ग्रेविटी, 1D मोशन अंडर ग्रेविटी। 1D मोशन के सारे फॉर्मूले जो अपने अभी तक पढ़े हैं, सारे टेक्निक्स जो अपन ने अभी तक पढ़ी हैं, सारी की सारी एज इट इज़ अप्लाई होती हैं 1D ग्रेविटेशन मोशन के अंदर। और ये मुश्किल से एक या मतलब मुश्किल से 2 लेक्चर्स में अपन ग्रेविटी के मैक्सिमम पार्ट्स अपन कवर कर लेंगे। आज अपन वो बेसिक चीज़ें कवर करेंगे जो हमें फॉर्मूलेज या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें इसमें समझनी चाहिए। और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट इनके ऊपर, उसके ऊपर अच्छे अच्छे लेवल के रोडो पाथ फाइंडर क्वेश्चन हम करेंगे। और किसी ने लेक्चर करेंगे तो उन्हें पता होगा कि मैं क्लास रजिस्ट्रेशन में भी पाथ फाइंडर रोडो लेवल के क्वेश्चंस लेता हूँ, और प्रॉपर एडवांस लेवल तक की चीज़ें हम पढ़ते हैं यार। तो जो मर्जी प्रिपरेशन कर रहा हो बच्चा, नीट की, जेईई की, एडवांस की, ओलंपियाड की, सब चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है। तो कंप्लीट लेक्चर देखना, तुम्हें मजा आएगा। और नीट वाले बच्चों को भी मैं तो यही बोलूँगा यार, लेक्चर तो तुम्हें देख ही लेने चाहिए, बाकी प्रैक्टिस तुम अपने नीट लेवल के मॉड्यूल की कर लो। बट तुम्हें कंसेप्ट सारे पता होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी बेटर होनी चाहिए। और जैसा 2025 का पेपर आया है, तुम्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर करने की ज़रूरत है। बाकी यार अपने जेई वाले बच्चों के तो करना ही है, वो तो मैंडेटरी ही है एक तरीके से। जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी कुछ नहीं, मतलब पढ़ने का कोई सेंस नहीं होगा। ठीक है। तो यार अपन स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या स्टार्ट करते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी, 1D मोशन, 1D मोशन अंडर ग्रेविटी। 1D मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या है कि पार्टिकल को वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन करना होता है अंडर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है और इसकी क्या, इसके बारे में अपने को चीज़ें जानने की ज़रूरत है 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो ध्यान से सुनो। एक पार्ट, ठीक है। ग्रेविटी क्या होता है कि जो अर्थ के वजह से आने वाले जो फोर्सेज होते हैं, अर्थ की वजह से आने वाले फोर्सेज की अगर मैं बात करूंगा तो वो किसी एम मास के पार्टिकल पे जो फोर्स आएगा वो mg के बराबर फोर्स आएगा। किसके बराबर आएगा? अर्थ जो फोर्स लगाती है वो m×g के बराबर फोर्स लगाती है। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। कोई भी एम मास का ब्लॉक हो सकता है, तो mg फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू mg अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है। और ये किसी भी ब्लॉक पे देखोगे तो m×g के बराबर लगता है, जहां पे g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ गई बात? g की जो वैल्यू होती है वो लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होती है। बट फॉर कैलकुलेशन, बट फॉर इजी कैलकुलेशन हम g को नियरली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लिया करेंगे, या फिर हम इसको पाई स्क्वायर के इक्वल भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन अगर क्वेश्चंस में वैल्यूज पाई वगैरह इंक्लूड कर रही हैं तो हम जी को पाई वगैरह में रख लेंगे। पाई स्क्वायर की भी जो वैल्यू होती है नियरली जी के बराबर ही होती है। तो अगर हम पाई स्क्वायर इक्वल टू
जी के बराबर भी कंसिडर करते हैं, तो भी उस सिनेरियो में भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो तुम्हारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। एक्सेलरेशन की यूनिट तुम्हें पता है यार, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इस तरीके से तुम ये वैल्यूज तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी, जी की वैल्यूज तुम्हें याद रखनी ही पड़ेगी। सिंपल दे दिया जाता है, फ्री फॉल कर रहा है अंडर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये अर्थ के लिए है, ये जो भी लिखा है अर्थ के लिए है। अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इतनी है, किसी और प्लानट पे जाओगे तो हर एक प्लानट का जो कि मास अलग होता है, रेडियस अलग होती है, डेंसिटी अलग होती है, चीज़ों पे डिपेंड करता है। इस वजह से हर एक प्लानट की अपनी 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 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और जो अलग अलग प्लानट की अलग अलग एक्सेलरेशन है। तो अर्थ के लिए तो वो जरूरी नहीं है कि मेंशन करे, अगर वो अर्थ पे लिख देगा तो सिर्फ जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, या फिर जी कैलकुलेशन बनाने के लिए तुम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो, अगर ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं तो, या फिर क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो। अदरवाइज एग्जैक्ट ही आंसर निकालना है तो हमें 9.8 ही लेना पड़ेगा फिर। तो अर्थ के लिए तो ये है। और मून वगैरह के लिए अगर मैं बात करूं कि मून के सरफेस पे जो होता है, मून के सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो अर्थ के सरफेस के 1/6 के बराबर होता है। अर्थ की सरफेस का 1/6 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, यानी कि वहां पे जी 9.8/6 इतना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। खैर किसी और प्लानट का होगा तो या तो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा, कुछ और डेटा देगा जिसकी वजह से हम वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, या कोई और टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर कोई m मास का ब्लॉक है, उस पर mg फोर्स लग रहा है, तो उसकी एक्सेलरेशन तुमने बचपन में पढ़ा होगा, फोर्स बाई मास से दी जाती है, तो एक्सेलरेशन g के बराबर आ जाएगी, फोर्स बटे मास। अगर उस पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा, हवा में है तो ठीक है। तो ये इसलिए एक्सेलरेशन जी के बराबर, इसको जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, कि ये वो एक्सेलरेशन है जिसके वजह से, जिसके साथ में पार्टिकल्स ग्रेविटी के अंदर मूव करेंगे। यानी कि अगर किसी पार्टिकल को छोड़ दिया जाए तो फ्रीली वो किस एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट करेगा, फिर चल रहा है तो भी उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, वो होगी जी के बराबर। समझ में आ गई कि यार किसके बराबर एक्सेलरेशन होगी, जी के बराबर वो एक्सेलरेशन होगी। अब इसको ध्यान से सुनो थोड़ा सा, कि अगर जी के बराबर एक्सेलरेशन होने वाली है इसकी, तो इस जी की वैल्यू, कोई भी पार्टिकल उसमें ग्रेविटी के अंदर मूव करेगा, वो अगर जी एक्सेलरेशन से ही गिरेगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गई ये तो। और हमेशा अगर मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो अर्थ हमेशा अपने सेंटर की तरफ खींचती है किसी पार्टिकल को, किसी पार्टिकल को अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। और ये जो फोर्स होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा, और सेंटर की तरफ लगेगा, तो हर एक पार्टिकल को अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। बट समस्या ये है कि अलग अलग जगह पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो अलग अलग है, यानी कि है तो सेंटर की तरफ ही, लेकिन क्योंकि लोकेशन बदल जाएंगे तो सेंटर की तरफ वाली डायरेक्शन खुद बदल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे सेंटर कुछ इस तरफ होगा रेडियल डायरेक्शन में, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ। यानी कि अगर मैं स्फेयर बना के बताऊँ, स्फेरिकल अर्थ मानते हैं हम। कुछ बेसिक चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए ना, बच्चों को पता नहीं होती, बस क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये अगर मान लो अर्थ है और ये सेंटर है उसका, तो रेडियल डायरेक्शन जिसके अलोंग ग्रेविटी लगेगी वो ये डायरेक्शंस हैं। किसी भी पॉइंट पे खड़ा हुआ इंसान अगर वो इन डायरेक्शंस में है, तो उन पे सेंटर, किसी भी जगह पे खड़ा हुआ है, सेंटर के, अर्थ के सेंटर की तरफ उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फोर्स mg लगता है, उसको वो एक्सेलरेट करेगा अर्थ के सेंटर की तरफ जी एक्सेलरेशन से। बट फॉर स्मॉल हाइट्स, ऐसा नहीं है कि तुम अर्थ की सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर चले गए, अभी भी अर्थ का एक्सेल अगर छोड़ दिया जाएगा तो तुम उसी जी एक्सेलरेशन से गिरोगे। वो अलग अलग हाइट के हिसाब से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता रहता है। बट नियर द अर्थ सरफेस, अगर तुम यहाँ पे हो तो तुम्हारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगी। अब तुम बोलोगे कि सर अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो मैं तो ऐसे गिर नहीं जाऊंगा। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अर्थ के अट्रैक्ट अंदर सेंटर की तरफ तुम्हें अट्रैक्ट करता है, ऐसे तिरछा अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तुम हमेशा अर्थ पे सेंटर की तरफ ही मूव करोगे, बट हमें तो दिखता ही नहीं कि हम ऐसे सेंटर की तरफ जा रहे हैं, हमें तो सब कुछ फ्लैट ही फ्लैट दिख रहा होता है। क्यों फ्लैट दिख रहा होता है? क्योंकि अर्थ का सरफेस एरिया इतना लार्ज है कि हमारी आंखें तो उसे देखने के लिए कैपेबल ही नहीं है। इतना लार्ज है सरफेस एरिया, रेडियस इतना लार्ज है कि उसकी कर्वेचर को देखना मुश्किल काम है। हाँ, अगर तुम सी एरिया में जाओगे, कोस्टल एरिया में, तो समुद्र वगैरह में या ओशिन वगैरह में तुम्हें बहुत दूर तक अगर ओशिन है तो वहां तक देखते देखते तुम्हें ऐसा लगता है कि ये यार कुछ बैंड हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, समुद्र हमें दिख नहीं रहा आगे। तब जाकर के तुम्हें आइडिया लगता है कि हाँ यार कुछ तो चीज़ें बैंड हो रही, कर्वेचर है अर्थ के पास में। या फिर तुम यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख सकते हो, स्पेस से जो अर्थ को देखा जाता है, तो वो कर्वेचर है अर्थ के पास में, लेकिन बहुत बड़ी अर्थ है तो हमें आसपास में वो चीज़ें दिखती नहीं है कि वो अर्थ ऐसे मुड़ रही, बैंड हो रही होगी कहीं पे। तो नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ, अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा होगा ना, तो वो इस तरीके से खड़ा होगा,
समझ में आई बात? वो ऐसे तुम बोलोगे ऐसे गिरेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए तो यही फ्लैट सरफेस सीधा है, उसके लिए तो यही सीधी जगह है, मतलब उसके लिए यही सीधी जगह है ऐसे, उसके लिए तो यही ऐसा सरफेस है। समझ में आ गई बात? और यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है तो वो यहाँ पे ऐसे खड़ा होगा, यहाँ पे कोई खड़ा है तो वो ऐसे खड़ा होगा। इसके लिए तो यही सीधा है ना भाई, नीचे वाले के लिए तुम अपने आप को ऐसा समझते हो तो तुम्हारे लिए ये उल्टा है, लेकिन ये तो अपने आप से सीधा है ना, वो तुम्हें उल्टा समझेगा। वो अगर ऐसे घुमा के देख लिया जाए अर्थ को तो वो सीधा है, फिर तुम उल्टे हो। और क्योंकि अर्थ तो राउंड है, कैसे भी घुमा के देख लो। समझ में आ गई क्या बात? तो सब अपने अपनी सरफेसेस पे परपेंडिकुलरली ऐसे वो करते हैं, लाई करते हैं और ऐसे स्टैंड करते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, मतलब जो ग्रेविटी का पुल होता है सेंटर की तरफ लगता है। अब इस चीज को ध्यान से सुनो। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, हमें ये जो कर्वेचर है ये दिखती नहीं है। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हमें क्या दिखता है कि ये लो अर्थ ये रही, ऐसे सपाट दिखता है बिल्कुल। हाँ उबड़ खाबड़ दिखते हैं, लेकिन हम उसको बोलते हैं ना गड्ढा है, यहाँ से ऊंची हुई जमीन है, लेकिन हमें ऐसे नहीं दिखता कि अर्थ जो है वो ऐसे बैंड हो गई, हमें ये बैंड नहीं दिखता, हमें थोड़ा लेवल ऊपर नीचे दिखता है। बट ओवरऑल वो मतलब हमें ये दिखता है कि फ्लैट सी है, सामने जाएंगे तो सब सीधा ही सीधा है, कोई मुड़ नहीं रहा अर्थ। समझ में आई क्या बात? तो हमें वो फ्लैट चीजें देखेंगे, फिर फ्लैट चीजों में अगर देखूंगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, जी की तरफ। समझ में आ गई क्या बात? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे देखूंगा, अब पार्टिकल कहाँ जा रहा है किधर जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सरफेस नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हम ये लिखेगा, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी 9.8 होगा। और अगर किसी हाइट पे जाओगे, जैसे जैसे हाइट पे चलते जाओगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे जैसे हाइट पे जाओगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। ये जो जी की वैल्यू है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। और हम जो भी कैलकुलेशंस करेंगे नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ही करेंगे। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब नहीं कि अर्थ से 1 मीटर ऊपर चले गए तो बहुत दूर हो गया, अर्थ की रेडियस बहुत ज़्यादा है 6400 किलोमीटर, तो तुम 10 किलोमीटर भी चले जाओगे तो भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं तुम्हारे ऊपर। समझ में आ गई क्या बात? तो इसलिए नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ ऐसे लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अगर वो लिख लिया था तो उसके नीचे लिख लो कहीं पे नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये वाली चीज़ें हैं, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरह काम करेगा। सिंस नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर remains constant, it can be considered as constant acceleration। और क्योंकि पार्टिकल चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, अर्थ हमेशा अट्रैक्ट ही करेगी, तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। सिंस सिंस कुछ चीजें हैं जैसे लिखते हैं, सिंस दिस एक्सेलरेशन is due to gravitational attraction of force, is due to gravitational attraction force, gravitational attraction force of earth, it always acts towards the surface whether we move up और डाउन। समझ में आएगा? टुवार्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, टुवार्ड द सरफेस यानी कि डाउनवर्ड। समझ में आ गई क्या बात? चाहे हम ऊपर जा रहे हो चाहे हम नीचे आ रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम ऊपर जाएं चाहे हम नीचे आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस चीज से पड़ेगा कि तुम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हो और तुम बहुत ज्यादा हाइट पे जा नहीं रहे हो, ठीक है ना? तो इस वजह से होगा ये कि तुम्हारे ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म लगेगा और अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा हमेशा। समझ में आ गई क्या बात?
किधर लगेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा और टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ लगेगा, और डाउनवर्ड लगेगा, तुम चाहे ऊपर मूव करो चाहे तुम नीचे मूव करो। ठीक है, हाँ। अब ध्यान से सुनो, अब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा इफ वी मूव अप और डाउन। इसको बना के देख लेते हैं कि अगर कोई पार्टिकल है वो ऊपर मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही होगा इसका। और अगर कोई पार्टिकल नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो भी उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही होगा। ठीक है, ये वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही होगा। और अगर कोई पार्टिकल की किसी इंस्टेंट पे मान लो जीरो वेलोसिटी छोड़ा जाए या फिर ऊपर जाते जाते वेलोसिटी जीरो या कुछ भी हुआ है, अगर वेलोसिटी जीरो भी है, अगर वो हवा में है, तो नीचे तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी ही होगी। समझ में आई? एक्सेलरेशन और ड्यू टू ग्रेविटी तो अर्थ के सरफेस पे, अगर अर्थ के आसपास है तो अगर वो हवा में है तो अर्थ उसको जी एक्सेलरेशन से खींचना स्टार्ट करेगी। तीसरी बात हम ये करते हैं कि वी डोंट वी डोंट कंसिडर acceleration due to gravity, we don't consider air friction unless it is specifically mentioned in the question. समझ में आ गई बात? हम एयर की वजह से लगने वाले फ्रिक्शन, जैसे हम बाइक पे चलते हैं, हमें हवा से ऐसे फोर्स लगता है ना अपोजिट डायरेक्शन में, हवा चलती है तो वैसे लग जाता है। और बॉल भी अगर नीचे आ रही है, अगर हल्की बॉल को तुम फेंकोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि वो हवा में झूलने लग जाती है। अगर तुम एक पेपर लो, नोटबुक से पेपर फाड़ो, उसको ऐसे सीधा गिराओगे वर्टिकल डायरेक्शन में तो हो सकता है वो जल्दी गिर जाए, लेकिन ऐसे फ्लैट करके गिराओगे ना तो वो नीचे आने में टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि एयर है नीचे, उसको दबाना पड़ेगा, उसको, वो खुद हल्का है, तो एयर के पार्टिकल उस पर सिग्निफिकेंट फोर्स लगा देंगे। समझ में आई क्या बात? बट अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो उस पर उसका कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं एयर फ्रिक्शन का, पर लगता तो है ही ना। हम उसको इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ ये मानेंगे कि उस पर mg फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ, और उसकी एक्सेलरेशन सिर्फ g है, कोई और फोर्स उसकी एक्सेलरेशन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। समझ में आ गई क्या बात? ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, और ये इन्हीं चीजों को मान करके हमें चीजें करनी है जब भी वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगेगी क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आ रहा है, अर्थ तो हमेशा अट्रैक्ट करेगी, तो वो भाई जिधर फोर्स लगेगा उधर तो एक्सेलरेशन आएगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, 9th क्लास में पढ़ लेते हो तुम, जिधर फोर्स लगेगा उधर चलेगा ब्लॉक, तो उधर चले ना चले लेकिन उधर एक्सेलरेशन तो आएगी। चलेगा तो उधर जिधर वेलोसिटी होगी, अभी आपने देखा ऊपर काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन करे कि चलने की डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी बताएगा, लेकिन वो किधर फाइनली उसकी वेलोसिटी किधर होगी वो एक्सेलरेशन बताएगा, एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा, और एक्सेलरेशन आता है फोर्स की वजह से। तो अर्थ अगर हमेशा नीचे की तरफ खींच रही है तो अर्थ एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ देगी, तो वो फाइनली हमें सच्चा हम ऊपर फेंक के चाहे किधर फेंके, फाइनली वो नीचे ही बुला लेगा। अगर तुम उसको एस्केप वेलोसिटी से ही ना फेंक दो कि वो निकल ही जाए। अब तुम बोलोगे सर रॉकेट तो नहीं आता, क्योंकि रॉकेट इंजन को, फ्यूल को यूज करता है ऊपर जाने के लिए, वो अलग चीज़ें हैं। हम अभी जो काम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल हाइट्स के लिए बात करेंगे, पार्टिकल्स को फेंक देंगे, कोई ऊपर जा रहा है, बलून में जा रहा है, क्या हो रहा है, तो वापस कैसे आएंगे, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। समझ में आ गई बात? वो वाली बात है। तो इसमें एक सिंपल सा केस लेते हैं यार, देखो ऐसे प्रॉब्लम्स हमने कर रखे हैं जो 1D में अभी मैं करवाने वाला हूँ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी में, हमने ये केसेस ऑलरेडी सारे कर रखे हैं, बट हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान करके हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में सोल्व कर रखे हैं कि एक लाइन के लॉन्ग चल रहा है तो क्या होगा। अभी वो सेम चीजें वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएंगी, बस एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रहेगी हमेशा, ये कंसिडर करना है हमें। तो अब ध्यान से सुनो, हमने ये मान लिया कि हमने पार्टिकल को, पहला पहला जो स्पेशल केस होता है इसका, हम दो स्पेशल केसेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं इसके अंदर, कि अगर हम पार्टिकल को इनिशियली ऊपर की तरफ कोई स्पीड देके फेंकें तो वो ऊपर जाएगा, रुकेगा, फिर वापस नीचे आएगा, तो ये वाली प्रोसेस कैसे होगी। दूसरा कि अगर हम किसी पार्टिकल को U = 0 से छोड़ ही दें तो वो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, ये सब, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ये सब चीज़ें। समझ में आ गई क्या बात? तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि हम पहले ये मान लेते हैं व्हेन पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, व्हेन पार्टिकल या फिर बॉल इज ड्रॉप्ड और रिलीज्ड, है ना, ड्रॉप्ड और रिलीज्ड
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सिंपल सी कहानी है, इसको बात को ध्यान से सुनना कि ये कोई ग्राउंड सरफेस था या फिर मतलब कहीं भी थी, और सरफेस कहीं भी है, ये कोई भी सरफेस है, अर्थ की सरफेस है मान लो, ठीक है। तुमने क्या करा, एक बॉल ली और इस बॉल को u इक्वल टू 0 से ड्रॉप कर दिया। अब अगर तुमने इस बॉल को u इक्वल टू 0 से ड्रॉप करा है तो ये बॉल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से चलना तो स्टार्ट करेगी ना, रुकी रुकी थोड़ी रहेगी, रुकी हुई तो रहेगी नहीं। अच्छा, अगर ये रुकी हुई नहीं रहेगी तो नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, मान लो ये कुछ वेलोसिटी, सॉरी इसकी एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ रहेगी, एक्सेलरेशन g, और ये कांस्टेंट रहने वाली है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के सारे फॉर्मूले लगेंगे। कांस्टेंट फॉर यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के सारे फॉर्मूले लग रहे हैं फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं, है ना। सिंपल 1D की बात करूँ तो फिर प्लस माइनस से काम चल जाएगा हमारा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड। ये हम यूज में ले सकते हैं प्रॉपर तरीके से, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान के चल रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए इक्वल टू जी कांस्टेंट है, पार्टिकल बिल्कुल 1D डायरेक्शन में, 1 डायमेंशनल मोशन में नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, इस लाइन के अलोंग सीधा नीचे की तरफ चलेगा। एयर रिफ्लेक्शन वगैरह हम ले नहीं रहे, ना हवा हॉरिजॉन्टल में चल रही है ना वर्टिकल में, कुछ नहीं है, सिर्फ नीचे गिरेगा ये, क्योंकि अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ सीधा जाएगा सरफेस पे। अब ध्यान से सुनो, इसमें सवाल किस तरीके के बनते हैं। ये बोलता है कि मान लो तुम किसी इंस्टेंट पे टाइम टी पे यहाँ पे हो, जो कि यहाँ से h हाइट नीचे है, समझ में आ गई बात। तो इस टाइम को कैसे कैलकुलेट करें कि ये टाइम टी, h हाइट तुमने टाइम टी में ट्रेवल करी तो वो टाइम टी कितना है। दूसरा, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी बॉल की, जब बॉल यहाँ पे पहुंच चुकी होगी, उस बॉल की वेलोसिटी टाइम के साथ तो कैसे चेंज होगी और हाइट के साथ कैसे चेंज होगी। यानी कि मैं h हाइट गिर गया तो वेलोसिटी हाइट के फॉर्मेट में कितनी होगी, और टाइम के हिसाब से देखूँ तो टाइम के फॉर्मेट में ये वेलोसिटी कितनी होगी। समझ में आ गई क्या बात। सिंपल सा केस है। अब ध्यान से सुनो, किसी भी टाइम पे अगर मैं देखूं कि देखो, जब हम 1D का फॉर्मूला लगाने चाहते हैं तो हमें एक डायरेक्शन तो पॉजिटिव लेनी पड़ती है ना। एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी पड़ती है, एक डायरेक्शन नेगेटिव लेनी, उसकी अपोजिट वाली डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव हो जाती है। तो तुम्हारी मर्जी यार, तुम्हारी मर्जी, तुम पॉजिटिव किस डायरेक्शन को मानते हो। अगर तुम ऊपर वाली चीजों को, डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो तो नीचे वाली सारी चीजें नेगेटिव हो जाएंगी। और नेगेटिव होना कोई गलत चीज थोड़ी, नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सिंपल सी बात है, नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को बताता है कि वो किधर है। तो पहला तो मैं ये ले लेता हूं कि भाई व्हेन अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया मान लो। मैं तुम्हें दोनों तरीके से सोल्व करके बताऊं, क्योंकि मिथ क्या होता है कि जब 9th-10th क्लास में बच्चा पढ़ के आता है, थोड़ा बहुत उसको पता होता है, अगर वो क्वेश्चंस करके आता है, मान लो अगर थोड़ा बहुत उसने पढ़ा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी के बारे में, तो फ्री फॉल वाले क्वेश्चंस उसको हमेशा इस तरीके से करवाए जाते हैं कि भाई नीचे की तरफ आ रहा है पार्टिकल तो नीचे पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर पॉजिटिव। और मैं तुम्हारा ये मिथ ब्रेक करने वाला हूँ कि तुम पॉजिटिव नेगेटिव किधर भी मान लो, अगर तुमने पिछली क्लासेस कर ली है तो वो मिथ तुम्हारा ब्रेक अभी तक हो चुका होगा। बट अगर फिर भी तुम्हारे इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में, इस स्पेसिफिक टाइप के टॉपिक में तुमने प्रैक्टिस पहले उसी हिसाब से कर रखी होती है, वो मिथ तुम्हारा ब्रेक मतलब होने में टाइम लग जाता है। तुम्हें लगता है कि यार नहीं, उसी तरीके से होगा तो ही चीज़ें सोल्व होंगी। तुम किसी तरफ पॉजिटिव मान लो, चीज़ें हमेशा सोल्व होंगी। ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, है ना, ऐसा मान लिया तो इनिशियल वेलोसिटी तो देखो 0 है पार्टिकल की। एक्सेलरेशन को फिर तुम माइनस का जी लिखोगे क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ऊपर की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो जो भी चीजें नीचे की तरफ आएंगी वो नेगेटिव होंगी। समझ में आ गई क्या बात। अब तुम बोलोगे टाइम नीचे की तरफ, टाइम नीचे की तरफ नहीं होता भाई, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं है। समझ में आई बात। टाइम तो टाइम है, टी इक्वल टू 0 पे ये प्रोसेस हुआ, टी इक्वल टू 0 पे रिलीज करा गया, टी इक्वल टू टी पे यहाँ पे पहुंचा, टाइम तो टाइम है, वो 0 से आगे बढ़ेगा। बट हाँ, डिस्प्लेसमेंट की नीचे की तरफ हुआ, अगर तुम यहाँ से देखोगे, ये इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है और वो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट फिर नीचे की तरफ होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलूँ तो जो एस होगा वो माइनस एच के बराबर होगा, इतना इतना जरूर होगा। लेकिन अब बात ध्यान से सुनो, ठीक है, अब बात ध्यान से सुनो। हमने मान लिया साइन कन्वेंशन माना, और साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमारे पास में ये वैल्यूज आ गई कि भाई इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है, और डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम टी पे माइनस एच है। तो इन सब के बीच में रिलेशन निकालना है। अब देखो,
ऐसे क्वेश्चन अपन ने किए हुए हैं कि अगर कोई पार्टिकल को, हमने ये क्वेश्चन किया था बड़ी आसानी से, इसके बहुत सारे रिजल्ट निकाले थे कि अगर u इक्वल टू 0 से एक्सेलरेशन a से पार्टिकल को स्टार्ट कराया जाता है तो टाइम t में ये हाफ a t स्क्वायर चलता है, वेलोसिटी रूट 2a x बनती है, सारी चीजें यहाँ पे वैलिड होंगी। अब y डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है तो रूट 2a x की जगह ये h आ जाएगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी रूट 2g, एक्सेलरेशन की जगह g आ जाएगा, x की जगह h आ जाएगा, बस सेम ही तो है भाई। कांस्टेंट एक्सेलरेशन u इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू g और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू h, तो देखो कैलकुलेट करेंगे हम, वो निकल के आएगा। मैं तो तुम्हें रिलेट करके बता रहा हूँ कि जो हमने पिछले क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कैसे इसको रिलेट करेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली तो है, तो सीधे रिजल्ट काम में ले सकते हैं। ये रूट 2a x की जगह ये बन जाएगा रूट 2gh, ये टाइम t पे एक्स वेलोसिटी a इंटू टी की जगह बन जाएगा g इंटू टी, क्योंकि एक्सेलरेशन g है। और ये जो हाफ a t स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट होता है ये हाफ g t स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू g है। तो वो सेम ही रिजल्ट है, समझ में आ गई बात, वो सेम ही रिजल्ट है, बस अब वर्टिकल डायरेक्शन में लग जाएंगे। हम लगा सकते हैं कि मान लो टाइम टी पे यहाँ पे है तो वेलोसिटी एट टाइम टी अगर मैं निकाल लूंगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब u तो जीरो है तो वेलोसिटी आ जाएगा u जीरो प्लस एक्सेलरेशन माइनस का g इंटू टी, तो वेलोसिटी आ जाएगा माइनस का जी टी। अब यहाँ पे बोलोगे सर वेलोसिटी तो नेगेटिव आ गई, तो फिर क्या हो गया, वेलोसिटी है भी तो नेगेटिव डायरेक्शन में ना। अब नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब नीचे की तरफ, और कुछ मतलब नहीं है नेगेटिव वेलोसिटी का। नेगेटिव साइन ओनली टेल्स अबाउट द डायरेक्शन, नेगेटिव साइन दिस नेगेटिव साइन ओनली टेल्स अबाउट द डायरेक्शन, ओनली टेल्स अबाउट द डायरेक्शन, अबाउट द डायरेक्शन। अब बोलोगे ये कैसे, अबाउट द डायरेक्शन बता रहा है क्योंकि नीचे की तरफ है, नेगेटिव मतलब कि डाउनवर्ड, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा है, तो भाई नीचे की तरफ ही तो है वेलोसिटी, उसमें कुछ गलत भी तो नहीं है, नीचे की तरफ ही इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी v, तो सही तो आ रहा है भाई। नेगेटिव आ रहा है मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे की तरफ ही तो है, तो सही तो आ रहा है चीजें, बस डायरेक्शन ही तो बता रही है नेगेटिव वेलोसिटी, और कुछ नहीं बता रही। समझ में आ गई बात। अगर स्पीड की बात पूछा जाए कि स्पीड कितना होगा, तो स्पीड आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जीटी के बराबर, स्पीड जीटी के बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी माइनस जीटी है, क्योंकि स्पीड तो मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एच निकाला जाए तो थर्ड इक्वेशन से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as अगर मैं लगा दूंगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं देखूंगा वेलोसिटी यहाँ पे v निकालना है, वी स्क्वायर माइनस यू जीरो था इक्वल टू इंटू एक्सेलरेशन है कितना बेटा माइनस का जी, डिस्प्लेसमेंट है माइनस का h। यहाँ से यहाँ तक आऊंगा तो माइनस जी एक्सेलरेशन से माइनस का h डिस्प्लेसमेंट पे आऊंगा, तो वो चीज़ यहाँ पे रखूंगा मैं, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो v आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2gh। लेकिन हम कंसिडर कौन सा करेंगे, v इक्वल टू माइनस का रूट 2gh। क्यों, तुम बोलोगे सर ये क्यों कंसिडर करा आपने, क्योंकि वेलोसिटी लिख रहा हूं मैं, अगर मैं वेलोसिटी लिखूंगा तो माइनस में लूंगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन है, तो मैं माइनस में रिप्रेजेंट करूंगा। लेकिन अगर मैं स्पीड लिख रहा होता तो स्पीड तो मैं फिर चाहे कैसी आए, पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, वो तो रूट 2gh लिखी जाएगी, वो सिंपल स्पीड सिंपल रूट 2gh से लिखी जाएगी। समझ में आ गई क्या यार, स्पीड सिंपल रूट 2gh से लिखी जाएगी, ये है बात। अब ध्यान से सुनो, अगर मुझे टाइम के साथ रिलेशन निकालना हो कि टाइम टी में h हाइट गया है तो कितना टाइम लगा होगा h हाइट चलने में, तो उसके लिए मैं ये लगा सकता हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लूँ, तो s कितना है डिस्प्लेसमेंट माइनस h इक्वल टू u कितना है बेटा 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन माइनस का g इंटू टाइम t का स्क्वायर। तो देखो g माइनस से माइनस कट गया और टाइम की वैल्यू निकल के आ गई अंडर रूट 2h अपॉन में जी, अंडर रूट 2h अपॉन में जी। और ये रिजल्ट्स तुम्हें याद रखने हैं, देखो ये रिजल्ट्स तुम्हें याद रखने हैं कि h हाइट फॉल होने में कितना टाइम लगा, h हाइट फॉल होने में कितना टाइम लगा, कितनी वेलोसिटी होगी, उसके बाद स्पीड कितनी होगी, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम t पे वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, g इंटू टी। सिंपल सी बात है ना यार। और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड में बोलो कि 0 पे छोड़ा तो 1 सेकंड बाद में वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन क्या है कि हर सेकंड कितना चेंज आएगा 10 है, तो हर सेकंड 1 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ऐसे ही तो चलेगा। सिंपल सी बात है, वेलोसिटी तो ऐसे ही आएगी। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेंगे, अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ h लिखना हो तो रूट 2gh लगा लेंगे। ये फॉर्मूले तुम्हें अब याद होने चाहिए, समझ में आई बात। अगर मैं कंक्लूजन एक जगह पे लिखूं, अब मैं दूसरा तरीके से भी करके बता देता हूं तुम्हें कि मैं व्हेन डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाएगा तो क्या होगा।
जब डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाएगा तो यू तो देखो बेटा जीरो ही है, एक्सेलरेशन अब की बार प्लस हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ है और नीचे के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, साथ में अभी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी प्लस का एच हो जाएगा, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अब मैं लगा दूंगा वही v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वेलोसिटी आ जाएगा प्लस का जी टी। प्लस जी टी क्यों आ रहा है, ये प्लस आ रहा है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, पॉजिटिव बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव आ रहा मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, समझ में आ गई क्या बात। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एक ही बात हो गई वो। तो पॉजिटिव वेलोसिटी आ रही है मतलब डाउनवर्ड वेलोसिटी है ये। अब इस पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड नहीं है क्योंकि हमारा डाउनवर्ड पॉजिटिव है, समझ में आ गई बात। अगर वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ एच निकालना हो तो मैं लगा दूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो वी स्क्वायर माइनस यू तो जीरो था इक्वल टू 2 इंटू एक्सलेशन प्लस का जी, डिस्प्लेसमेंट भी प्लस का एच, तो वी आ जाएगा प्लस माइनस रूट टू जी एच। ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन है, लेकिन हम कौन सा कंसिडर करेंगे, इसके तो दो रूट हो सकते हैं, हम कंसिडर करेंगे प्लस रूट टू जी एच को। हम अगर वेलोसिटी लिख रहे हैं, अगर हम वेलोसिटी लिख रहे हैं तो हम वेलोसिटी को प्लस का रूट टू जी एच वाला कंसिडर करेंगे, प्लस रूट टू जी एच इस बार। क्यों, क्योंकि इस बार डायरेक्शन नीचे की तरफ ही पॉजिटिव है, डाउनवर्ड पॉजिटिव है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और अगर स्पीड लिखेंगे तो स्पीड तो बेटा वही रहेगा, स्पीड तो वही रहेगा, स्पीड को कोई नहीं बदल सकता, स्पीड वही की वही रहेगी, कितना रूट टू जी एच। वो तो चाहे प्लस में लिखो चाहे माइनस में लिखो वो तो प्लस में ही आएगी, वेलोसिटी प्लस हो चाहे माइनस हो स्पीड प्लस में ही आएगी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट से टाइम का रिलेशन अगर निकालना चाहें तो वो जो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर उससे भी सेम रिजल्ट आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इस बार आ जाएगा प्लस का एच इक्वल टू यू जीरो प्लस हाफ इंटू एक्सलेशन प्लस का जी, और ये टी स्क्वायर सेम रिजल्ट आ रहा है टी इक्वल टू अंडर रूट टू एच अपॉन में जी। समझ में आ गई क्या बात। तो ये सेम रिजल्ट आते हैं। अब ये तुम्हें कंक्लूजन ये याद रखना है, क्या रखना है बेटा, ये कंक्लूजन याद रखना है। मेथड चाहे तुम डायरेक्शन किसको भी पॉजिटिव ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंक्लूजन ये है। अगर मैं कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहूं इसका, कंक्लूजन जो तुम्हें याद रखना है ये है, अगर तुम u इक्वल टू जीरो से पार्टिकल को छोड़ोगे तो h हाइट गिरने के बाद में उसकी जो वेलोसिटी होगी, अगर वो ग्राउंड जिस पॉइंट से छोड़ा वहां से h हाइट नीचे है, अब यहाँ की जो हाइट होगी अगर कैपिटल h है तो यहाँ पे रूट टू जी एच वगैरह h की वैल्यू कैपिटल h आ जाएगी। तो किसी भी लेवल से तुमने छोड़ा वहां से h नीचे जितना भी है, अगर बीच में कुछ किसी से टकराया वगैरह सीधा नीचे चला है h हाइट, तो यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड जो इसकी नीचे की तरफ होगी वो रूट टू जी एच होगी, नीचे की तरफ होगी रूट टू जी एच। वो प्लस में है तो प्लस में लिख लोगे, माइनस में है तो माइनस में लिख लोगे, सिंपल सी बात है। डायरेक्शन के हिसाब से स्पीड लिख रहे हैं अपन, ये स्पीड इतना है, टाइम जो लगेगा वो टाइम लग जाएगा अंडर रूट टू एच अपॉन में जी, टाइम टू फॉल अंडर रूट टू एच अपॉन में जी। समझ में आ गई बात। ये टाइम जो लगेगा ये टाइम लग जाएगा बेटा कितना, अंडर रूट टू एच अपॉन में जी, ये टाइम्स हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए। टाइम टू, इसको अलग से भी लिख देते हैं, इसको अलग से इस तरीके से लिखते हैं कि स्पीड, स्पीड आफ्टर फॉलिंग थ्रू ए हाइट h। अगर h हाइट से फॉल कर जाएंगे, अगर h हाइट फॉल कर जाएंगे तो जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, ठीक है। ये चीज़ स्पीड कितनी होगी बेटा, v इक्वल टू रूट टू जी एच, ठीक है। इस तरीके से एक ये चीज़, और दूसरी क्या चीज़ याद रखनी तुम्हें इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, बाकी तो v इक्वल टू प्लस एट जी इंटू टी तो होगी, बाकी h और h के अंदर जो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है वो तुम्हें याद होना चाहिए कि टाइम टेकन टू फॉल, टाइम टेकन टू फॉल थ्रू ए हाइट h, उसको h हाइट फॉल होने में कितना टाइम लग जाएगा, वो टाइम होगा बेटा अंडर रूट टू एच अपॉन में जी। समझ में आ गई बात। इस तरीके से लिखा जाता है इसको कि भाई कितना टाइम लगेगा एच हाइट फॉल होने में, तो इसलिए मैं स्टेटमेंट तुम्हें लिख देता हूँ कि किस तरीके की स्टेटमेंट तुम्हें देखने को मिलेंगी इसके लिए। बाकी तो मैं इस डायग्राम में लिख दिया था कि क्या चीज़ है ये, बट स्टेटमेंट्स किस तरीके की देखने की मिलेंगी उसके लिए मैंने ये वाला कंक्लूजन लिखा है स्टेटमेंट वाइज कि एच हाइट फॉल होने के बाद स्पीड इतनी होगी, और अगर इसको एच को वाई ले लिया जाए तो यहाँ पे वाई लग देंगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, डिस्टेंस है वो तो एच से लिखो वाई से लिखो, चाहे इसको एक्स मान लो क्या ही फर्क पड़ जाता है वाई डायरेक्शन का। इस वाई डायरेक्शन को तुम इसको जो हम जनरली वाई मानते हैं इसको तुम एक्स मान लो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तो हम एक्स लिख देंगे उसकी जगह। समझ में आ गई क्या बात। और यही तो क्वेश्चन था वो कि u इक्वल टू जीरो से रिकैप क्या देता हूँ,
कि जो अगर यू अपन ने ये क्वेश्चन करा था कि एक ब्लॉक है, ठीक है, अगर उसको u इक्वल टू 0 से एक्सेलरेशन a से छोड़ा जाएगा तो वो जिस जगह पे जाएगा x डिस्टेंस चल के, अगर वो यहाँ पे पहुँचेगा डिस्टेंस x पे, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो √2 ax होगी वेलोसिटी, और टाइम जो लगेगा √2x अपॉन में a लगेगा, और टाइम जो लगेगा वो √2x अपॉन में a लगेगा। सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में तुम चल रहे हो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये रिजल्ट हमेशा ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना। रिकैप फ्रॉम हॉरिजॉन्टल 1D या किसी भी लाइन के अलोंग 1D, तो ये वही 1D का एक एग्जांपल है, एक की जगह g आ गया, इसमें डिस्प्लेसमेंट h आ गया और कुछ नहीं हुआ। तो ये कंक्लूजन तुम्हें याद रखना है। अगर इसको फ्री फॉल बोलते हैं, है ना, ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं ना, इसको फ्री फॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसका दूसरा नाम है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, मोशन अंडर ग्रेविटी, इसको फ्री फॉल भी बोल देते हैं, फ्री फॉल, ठीक, इसका नाम है बस और कुछ नहीं है, कहीं पे भी लिख लो, फ्री फॉल बोल देते हैं कि फ्रीली फॉल हो रहा है अंडर ग्रेविटी ओनली, कोई और फोर्सेज नहीं है या फिर कोई और एक्सेलेरेशन नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी की एक्सेलेरेशन है, उसमें फ्रीली फॉल कर रहा है। ये कंक्लूजन तो इसके होनी चाहिए तुम्हारे पास में। अब इसमें अगर बोल दिया जाए कि एच हाइट फॉल होने के बाद में एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एच हाइट फॉल होने के बाद में एवरेज वेलोसिटी, इसको कहाँ पे लिख दें, ऐसा कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, उसको ऊपर लिख देते हैं, तो थर्ड कि हम कंटिन्यूटी में इसको कर लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे रिकैप लिख देते हैं कि भाई हम इस हॉरिजॉन्टल वाले 1D से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। बाकी अपना ये कंक्लूजन है जो हमें याद रखना है। ये दो फॉर्मूले तुम्हें याद रखनी है, क्वेश्चन क्योंकि तुम्हें फास्ट करने हैं, बाकी नहीं याद हो तो तुम फॉर्मूले तो लगा ही सकते हो ना, आपने सिखाया कैसे लगते हैं भाई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले तुम कहीं भी लगाओ, कहीं भी मजे करो, बट क्वेश्चन हमें फास्ट सोल्व करने हैं ना यार, हमें इसी एक चीज़ में थोड़ी अटके रहना है कि v इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते रहना, हमें प्रोजेक्टाइल ही पढ़ना है, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, तो हमें ये फॉर्मूले कम से कम इतने याद होने चाहिए रिजल्ट। और ये रिजल्ट ऐसा नहीं है कि तुम रटने हैं, तुम क्वेश्चंस करोगे तो बार बार काम में आएंगे, तुम वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये एच हाइट फॉल हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी अगर मैं पूछ लूँ, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं छोटे छोटे, मैं बस वो ले रहा हूँ ऐसे, तो ये बाकी अब चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो मैं ऐसे ऐसे नहीं कि तुम्हें सब चीज़ें याद ही होनी चाहिए, मैं तो बस बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए। मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया कि बोल दिया एवरेज वेलोसिटी व्हेन बॉल हैज़ ट्रेवल्ड डिस्टेंस h, डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो तुम लिख सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी जो भी होगी, एवरेज वेलोसिटी जो भी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 के बराबर होगी। सिंपल सी बात है, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में यही तो होता है यार, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 एवरेज वेलोसिटी हो जाती है, दो पॉइंट्स के बीच की, जिसमें ई वी और यू अगर पता हो तो, या हमें पता है, या फिर हम लगा देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। समझ में आ गई बात, बट उसी से कर लेंगे ना, एवरेज वेलोसिटी यू पता है, यू तो 0 था, प्लस ये कितना पता है √2 GH, इतनी वेलोसिटी होगी अपॉन में 2, तो ये कितना बन जाएगा, वी एवरेज बन जाएगा इसका √2h अपॉन √GH अपॉन में 2, √2 से √2 कट जाएगा इसका, ये √2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो एक √2 से एक √2 कट गया, एक √2 नीचे बच गया, तो √GH/2। ये तो मैं रिजल्ट याद नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ऐसे में बन सकती हैं जिसको तुम आसानी से टैकल कर सकते हो, या फिर इससे कर लो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम से, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम करोगे तो वी एवरेज क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट लिखोगे ½ G अपॉन में टी, अब टी से टी कट गया, और वी एवरेज क्या बन जाएगा, G × T/2। अब टी कितना है, T√2h/G है, समझ में आ गई बात है, G/2 और टी है √2h अपॉन में जी, तो √G से √G कट गया तो ऊपर √G आएगा, और ऊपर के √2 से नीचे का 2 कट गया तो नीचे √2 बच जाएगा, तो वही बन जाएगा वी एवरेज √GH अपॉन में 2। समझ में आएगी बात, √GH अपॉन में 2। तो बात वही है, कहीं से कर लो, फॉर्मूले इधर उधर हो जाएंगे, मतलब रिजल्ट वही निकल के आने तुम्हारे। एवरेज स्पीड पूछ लिया जाए एग्जांपल्स के लिए, कि इसमें पूछ लिया जाए एवरेज स्पीड, ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम इस पे, बट अभी के लिए कुछ क्या सिनेरियोज अलग अलग, मतलब अलग क्या सिनेरियोज पूछे जा सकते हैं वो बता रहा हूँ, बाकी हमने हाइट और टाइम के फॉर्मूले तो निकाल ही लिए। एवरेज स्पीड पूछ लिया जाए, एवरेज स्पीड
एवरेज स्पीड पूछ लिया जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और सिंस पार्टिकल हमेशा विदाउट टर्निंग, अगर नीचे फॉल हो रहा है, फॉलिंग विदाउट टर्निंग, फॉलिंग विदाउट टर्निंग, तो उस केस में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो बराबर ही होगा, दोनों ही एच डिस्टेंस चलेंगी। तो वी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर ही होंगे। तो ये भी वही बनेगा रूट जी एच अपॉन में 2। समझ में आ गई क्या बात, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसके अंदर। बस डायरेक्शन में वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हो सकता है नेगेटिव आ जाए, नीचे को नेगेटिव मान ले तो, बट एवरेज स्पीड पॉजिटिव ही आएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं है, उतना ही आएगा कि बिना टर्निंग के पार्टिकल चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें होंगी जब पार्टिकल फ्रीली नीचे की तरफ फॉल करेगा। अगर पार्टिकल को, अगर पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करा जाए, अगर पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करा जाए, इसको मैं लिखूं सेकंड केस है ना, इसमें लिखा था व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप, व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप, सेकंड केस व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप, वर्टिकली अब। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। उसमें तो आसान ही है कि एच हेड फॉलो होने के बाद स्पीड रूट टू जी एच हो जाएगी और टाइम रूट टू एच बाई जी लगेगा, ये दो मैन फॉर्मूले उसमें तुम्हें याद रखने हैं। इसमें थोड़ी सी अच्छी चीजें हैं इसमें, क्योंकि पार्टिकल की टर्निंग होती है। अपन ने क्वेश्चन करा था, अगर तुम्हें याद हो तो, अगर मैं रिकैप देना चाहूँ तुम्हें, अगर मैं रिकैप देना चाहूँ तो हमने एक क्वेश्चन करा था कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के पास में, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है u, लेकिन एक्सेलरेशन अपोजिट है। समझ में आ गई बात, इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। तो हमने इसके बारे में कुछ रिजल्ट निकाले थे। इसमें टर्निंग होती है पार्टिकल की, ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल स्लो डाउन करता है धीरे धीरे, वेलोसिटी जीरो होती है तो पार्टिकल पहले आगे चलता है, वेलोसिटी जीरो होती है, फिर उसके बाद में वो रिटर्न करता है। तो इसकी कुछ कंक्लूजन्स हमने निकाले थे और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हमने समझा था। अगर नहीं समझा तो मैं इसके लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके तुम देख सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 1D के वर्टिकल मोशन के पर्सपेक्टिव से ये रिजल्ट जो आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उन्हीं को सीधे रिलेट कर रहा हूँ। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि वही चीजें हैं जो अपन ने पहले पढ़ी हुई हैं। फ्री फॉल कोई नया टॉपिक नहीं है, वही टॉपिक है, बस उसमें एक्सेलरेशन को जी ले लिया जाता है और कुछ नहीं है, और एक्स में जो हमने रिजल्ट निकाले थे वो वाई में बन जाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम चीजें हैं। इसमें देखो जो टर्निंग पॉइंट होता है, अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी अगर जीरो हो जाती है, वेलोसिटी की अपोजिट एक्सेलरेशन है, तो एक टाइम पे वेलोसिटी कम होते होते ये एक्सेलरेशन उसको अपोजिट में कम, मान लो ये 10 था और ये पीछे की तरफ 2 था, हर सेकंड 2 से कम करते करते टेस्ट से 8, फिर 6, 4, 2, 0 हो जाता है एक टाइम पे। तो ये टाइम जो होता है टर्निंग होती है, यहाँ पे पार्टिकल क्या करता है, आगे जाता है और टर्निंग करता है। अब टर्निंग इन द सेंस ऐसा नहीं होगा पार्टिकल जाएगा फिर नीचे आएगा फिर इधर आएगा, ऐसा कोई मोशन नहीं होता है। वो होता है एक ही लाइन के लॉन्ग है, इधर और इधर, मतलब जाता इधर है और उसी डायरेक्शन में वापस लौट के आता है। बट हम रिवर्स को जो है वो अलग से दिखाना चाहते हैं, इसलिए दूसरी लाइन बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसे जाके नीचे ऐसे घूमेगा फिर इधर आएगा, वो ऐसे ही जा रहा है और ऐसे ही वापस लौट के आ रहा है इसी लाइन पे, बट हम रिवर्स पाथ को अलग दिखा रहे हैं इसलिए नीचे बना रहे हैं, और कोई पर्पज नहीं है इसका। ठीक है, तो ये सामने वाले पाथ को दिखा रहे हैं, ये पीछे वाले पाथ को दिखा रहे हैं। हमने ये देखा था कि जो टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट होता है, और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है पार्टिकल की, क्योंकि वेलोसिटी कम होती है तो जीरो होती है। उसके बाद में इससे पहले इधर की तरफ वेलोसिटी होती है और इसके बाद में इधर की तरफ वेलोसिटी होती है। समझ में आई बात। साथ में यहाँ तक पे पहुंचने का जो टाइम था वो u/a लगा था, और यहाँ पे पहुंचने का वापस लौट करके आ जाने का, वापस सेम जगह पे लौट करके आ जाने का जो टाइम था वो 2u/a लगा था। टोटल टाइम जो था यहाँ पे जब पहुंचेगा वो, तो यहाँ की जो वेलोसिटी होगी वो u से ही अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचेगा, और यहाँ का जो टोटल टाइम था वो 2u/a था। इधर जाने का टाइम भी, इधर जाने का टाइम भी u/a लगा था,
और इधर से वापस लौट के आने का टाइम भी u बाई ए ही लगता है, तो टोटल टाइम 2u बाई ए बनता है। ये रिजल्ट से हमने, अगर तुमने किया हुआ है तो, नहीं किया हो तो तुम लेक्चर जरूर देखना, मैं तुम्हें बताऊंगा। बट ऐसा मत सोचना कि मैं इसी रिजल्ट को देख करके मैं इसके रिजल्ट लिख दूंगा, मैं तुम्हें ड्राइव करवाऊंगा कि वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं ये रिजल्ट्स। बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि चीज़ें वही आएंगी, सेम रिजल्ट आएंगे। मैं तुम्हें रिलेट करने के दिखाना चाहता हूँ कि ये चीज़ें कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन में बार बार सेम रिपीट होती हैं, बस कभी एक्स में, कभी वाई में, कभी जेड में, कभी किसी इंक्लाइन लाइन पे अगर 1D मोशन है तो सेम चीज़ें रिपीट होती हैं बार बार। ठीक है, ताकि तुम्हें चीज़ें याद करने में और चीज़ें रिलेट करने में कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं खुद से बता रहा हूँ तुम्हें। अब उसके बाद में देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है एस मैक्सिमम होता है भाई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना जा सकता है इधर की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ, वेलोसिटी जीरो की, पार्टिकल लौट के आएगा, तो यहाँ से जहाँ से प्रोजेक्ट करा वहाँ से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जा सकता है, वो एस मैक्स निकल के आया था कितना, यू स्क्वायर बाई 2a। मैं बस बता रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं याद है तो तुम लेक्चर जाके देख सकते हो, और अदरवाइज अपने तुमने नोट्स बनाया तो पीछे पलट के देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से यू स्पीड से फेंका जाए तो यू स्क्वायर बाई 2a, ये मैक्सिमम सेपरेशन, मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाता है। ठीक, जितने टाइम में जाता है उतने टाइम में लौट के आता है। किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं इस जगह पे देखना चाहता हूँ, इस जगह पे अगर वो वेलोसिटी v से गया था आगे, अगर इस जगह पे वो वेलोसिटी v से, ये मान लो कि ये वेलोसिटी मैंने इस पॉइंट की दे दी थी, तो सेम पॉइंट पे जब वापस लौटेगा तो सेम स्पीड से लौटेगा। ये सिमेट्री होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मोशन में। और जितने टाइम पे यहाँ पे अगर मैं इसको टी नोट बोल दूँ, इसको अगर मैं टी नोट बोल दूँ कि टी नोट टाइम u बाई ए है, तो अगर यहाँ से t1 टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 टाइम लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में t1 ही टाइम लगेगा। यानी कि जो पॉइंट ऑफ टर्निंग है, यहाँ से जितने टाइम पहले इधर था उतने टाइम बाद में यहाँ पे है u बाई ए। तो यहाँ से जितने टाइम पहले यहाँ पे तो उतने टाइम बाद यहाँ भी होगा। ये मोशन भी सिमेट्रिक होता है। समझ में आ गई क्या बात? तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से अगर t1 टाइम पहले इधर था, तो यहाँ से t1 टाइम बाद में ही यहाँ पे होगा। तो अगर मैं यहाँ का इसको बोल दूँ कि ये वाला टाइम जो होगा वो टी नोट माइनस t1 है, तो ये वाला टाइम बेटा टी नोट प्लस t1 होगा। टी नोट टाइम से t1 अगर 1 सेकंड पहले यहाँ था तो 1 सेकंड बाद में सेम जगह पे होगा, लेकिन रिवर्स वेलोसिटी से, अपोजिट वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। अगर 2 सेकंड पहले यहाँ था तो 2 सेकंड बाद भी यही होगा। सिमेट्रिक रिजल्ट्स निकल के आते हैं। टर्निंग होती है। डिस्टेंस अगर मैं देखूंगा तो पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में एस मैक्स प्लस एस मैक्स होता है। डिस्प्लेसमेंट पूरे इसमें ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है तब तक डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। ये रिकैप है हॉरिजॉन्टल। पार्टिकल को वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं, ध्यान से सुनो। हमने ये मान लो एक सरफेस ले ली, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को, ये बॉल मान लो, इस बॉल को हमने वर्टिकली ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया। ठीक है, इस पार्टिकल को हमने वर्टिकली ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया। ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u से, इसकी एक्सेलरेशन किधर होगी, नीचे की तरफ g होगी। अब देखो, हमने पहले पार्ट में देखा कि तुम किधर डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो उससे रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साइन पे फर्क पड़ता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के। और वो साइन तो फिर डायरेक्शन ही बता रहे होते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें, तो किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। तो जो जनरली कन्वेंशन होता है, हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान करके चीजें कैलकुलेट कर लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी जो तुम्हारी आएगी यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस का u निकल के आ जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस का g, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तुम नीचे वाले डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मानते तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाती, u नेगेटिव हो जाता, फर्क कोई नहीं पड़ता इक्वेशंस पे, बस साइन का फर्क पड़ जाता है। यानी कि पूरी की पूरी इक्वेशंस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती है, इस तरीके से रिजल्ट आते हैं। तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, पूरी की पूरी इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए तो। ध्यान से सुनना। अब ये पार्टिकल इस लाइन के लॉन्ग वर्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, बट क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, ये डिसेलरेट होगा। पार्टिकल ऊपर जाते जाते रुकेगा। हर सेकंड इसकी एक्सेलरेशन जो है वो g नीचे की तरफ है, तो हर सेकंड u माइनस, 1 सेकंड बाद u माइनस जी वेलोसिटी हो जाएगी। g से कम होता रहेगा, फिर u माइनस 2g, u माइनस 3g, ऐसे जा जाते कहीं पे तो जीरो होगी ना वेलोसिटी। वो टर्निंग पॉइंट होगा। वहाँ के बाद में फिर वो नीचे की तरफ ग्रेविटी, तो नीचे की तरफ 1 सेकंड बाद g हो जाएगी, फिर 2g, फिर 3g, 4g, 5g, नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ती रहेगी इसकी। समझ में आ गई क्या बात? अब इसको ध्यान से सुनो। अगर ऊपर की तरफ गया तो ये सेम लाइन पे वापस नीचे की तरफ लौट के आता है। कंफ्यूजन बच्चों को तो यही क्लियर नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे टीचर बनाते थे ऊपर गया फिर नीचे आया। पार्टिकल बच्चे को क्या लगता है, देखो ऊपर गया फिर नीचे आया, यानी घूम करके इधर से कहीं पे इधर शिफ्ट हुआ होगा फिर इधर आएगा। फिर बच्चे सोचते हैं सर ये जाके इधर भी तो ऐसे आ सकता था ना, आपने इधर ही क्यों बनाया। ये मतलब बेसिक, क्योंकि 10th क्लास से आता है ना बच्चा, मैक्सिमम बच्चा, तो उसको चीज़ें इतनी समझ में आती नहीं है। बाकी मतलब बच्चे कवर करने वाले जो, जिन्होंने पहले से चीज़ें अच्छे से पढ़ी होती हैं, उनको समझ में आती हैं कि हो क्या रहा है।
पार्टिकल सीधा ऊपर जाकर के किधर लेफ्ट राइट में नहीं घूम रहा, पार्टिकल सीधा गया है ऊपर और उसी लाइन पे वापस नीचे आएगा। तुमने बॉल बिल्कुल ऐसा होता है ना कि तुम बॉल कैच कर करके खेलते हो खुद से ऊपर फेंक फेंक के, कई बार ऐसा नहीं होता तुमने बॉल जहाँ पे फेंकी बिल्कुल सीधी गई वहीं नीचे आ गई, वो वही मोशन है वर्टिकल मोशन। कई बार ऐसा होता है कि हम फेंकते हैं तो तिरछी कहीं और जाकर हमें भाग के कैच करना पड़ता है, वो मोशन नहीं है ये, वो ऐसा मोशन है कि बिल्कुल सीधी फेंकी उसी जगह पे वापस वहीं के वहीं आ गई, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी बॉल, वैसा वाला मोशन है। ठीक है क्या? पार्टिकल को वर्टिकल पर फेंका, जिस लाइन पे गया पार्टिकल उसी लाइन पे वापस लौट के आएगा। बट क्योंकि फिर से वही बात की ऊपर जाने वाली चीजें नीचे वाली नीचे वापस आते समय के पाथ को अलग अलग डिनोट करते हैं, ताकि हम अलग अलग ऊपर जाते समय क्या होगा नीचे आते समय क्या होगा उसको दिखाने के लिए। पार्टिकल ऊपर ही जाएगा और वही डायरेक्शन में नीचे भी आएगा। समझ में आ गई क्या बात? जैसे इसमें था कि जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में वापस आएगा, लेकिन रिवर्स पाथ की चीजें दिखाने के लिए दूसरा पाथ बनाया था। सेम चीज यहाँ पे है, जिस पाथ पे ऊपर जाएगा उसी पाथ पे वापस नीचे आएगा। ठीक है, बट हम बनाएंगे अलग से ताकि उसको दिखा सके कि वापस आते समय क्या हुआ है और ऊपर जाते समय क्या हुआ है। तो ऐसा बना लेंगे कि यहाँ से गया और ये वापस लौट के आया। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये है, ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं। एक्चुअली में पार्टिकल सीधी लाइन में गया सीधे नीचे आया, बट हम पाथ अलग अलग बना लेते हैं इसका। अच्छा, ऊपर जाते समय और नीचे आते समय ऊपर की तरफ वेलोसिटी से फेंका था, नीचे की तरफ अब सीधे बोलें कि ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। जैसे वहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है और कोई डिफरेंस थोड़ी है, तो ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। ये पॉइंट है एच मैक्स का। और ये एच मैक्स कहाँ से? ग्राउंड से एच मैक्स। कहाँ से बेटा? ग्राउंड से। जहाँ से फेंका, ग्राउंड इन द सेंस जहाँ से तुमने प्रोजेक्ट करा, वो छत भी हो सकती है कि छत से फेंकोगे तो छत से मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। तो ये सरफेस ऑफ प्रोजेक्शन है, ये एच मैक्स है। और यहाँ तक जाने का टाइम मान लो टी है, ऊपर जाने का समय। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पे, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो मैं देखूँ कि वो पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रही है उसके लिए एच मैक्स निकालना है, तो मैं सीधे कैलकुलेट कर सकता हूँ, या फिर वो टाइम जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम जीरो हो रही है वो टाइम निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मान लो ये टाइम टी नोट है, तो लिखा किस तरीके से आता है? लिखा जाता है कि टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट और पॉइंट और वेयर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो, और वेयर वेलोसिटी बिकम्स जीरो। दोनों ही की पॉइंट है, जो जितना तुमने फेंका वहां से मैक्सिमम हाइट और जहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, ये पॉइंट एक ही बात है। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई? वेलोसिटी जीरो है ना यहाँ पे पार्टिकल की, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइनली तो जीरो हो गई उस जगह पे। इनिशियल वेलोसिटी u थी, एक्सेलरेशन माइनस का g था, और ये टाइम t, तो t कितना आ गया बेटा? u बाई जी। कितना आ गया? u बाई जी। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको t नॉट बोल दिया हमने। ठीक है, इसको टी अप बोल देते हैं। चलो, ऊपर जाने का समय, टी अप, ऊपर जाने का समय। समझ में आ गई? ऊपर जाने का समय कितना लगा? u बाई जी समय लगा। ये वही तो फॉर्मूला u बाई ए। यू से फेंका तो ए एक्सेलरेशन अपोजिट थी, u बाई ए में रुका था, वही तो है u बाई ए। एक ही जगह जी आ गया। इस बार मैं तुम्हें रिलेट करते हुए चलूंगा ताकि तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएं, और तुम कोई और भी मोशन किसी और भी डायरेक्शन में आया तो तुम वनडी के, क्योंकि तुम ये वाले फॉर्मूले तो जनरली याद रखते हो तुम, तो इस वजह से तुम ये वाले फॉर्मूले भी तुम जल्दी से, मतलब ये वाली प्रॉब्लम्स तुम जल्दी से कर लो। अदरवाइज इन प्रॉब्लम्स में तुम फॉर्मूला लगाने बैठते हो, टाइम कंज्यूम करते हो। तो अगर तुम्हें ये वाली चीजें तो याद करनी है, क्योंकि वनडी के वर्टिकल मोशन के क्वेश्चन तुम्हें जल्दी जल्दी करना ही है, प्रोजेक्टाइल में भी आएंगे तो याद हो जाते हैं फॉर्मूले। इनकी हेल्प से तुम वापस उन पे जा सको, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि तुम u बाई जी की जगह u बाई ए लिख सकते हो अगर हॉरिजॉन्टल में है तो, अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर तिरछा भी चल रहा है, अगर u से फेंका गया अपोजिट में एक्सेलरेशन ए है, तो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम टाइम जो लगेगा रुकने का वो u बाई ए ही लगेगा। ऐसा ऐसे सिनेरियो बनते हैं। दूसरी बात
कि जो मैक्सिमम हाइट होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट पे जो जाएंगे तो वो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो उसके लिए लगा सकता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या फिर एस इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में टाइम की वैल्यू ये रख दूंगा भाई, दोनों तरीके से कर सकता हूँ, है ना। ये वाला थोड़ा आसान बन जाएगा, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में टी को टी अप लिख दूंगा ना, तो ऊपर जाते समय वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकल के आ जाएगा। बता अदरवाइज हम इससे करेंगे वी स्क्वायर वाले से, फाइनल वेलोसिटी जीरो का स्क्वायर वेलोसिटी यू का स्क्वायर 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस का जी इंटू डिस्प्लेसमेंट एच मैक्स हो गया वहाँ पे, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई तो डिस्प्लेसमेंट मैक्स एच मैक्स हो गया, तो एच मैक्स का फॉर्मूला निकल के आ गया। एच मैक्स कितना होगा, एच मैक्स निकल के आ जाएगा बेटा यू स्क्वायर बाई टू जी, देखो माइनस माइनस कट गया, ये बन गया यू स्क्वायर बाई टू जी। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। टाइम टू रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन, टाइम टू रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन, अब तुम्हें पता है कि अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन का टर्निंग हुई है तो यहाँ से जहाँ तक जाने का जो समय को वही वापस आने का समय होगा, तो u बाई जी में ऊपर गया तो u बाई जी में नीचे आएगा, तो ये टोटल टाइम 2u बाई जी होना चाहिए, और जितनी स्पीड से लौटेगा वो इसकी जस्ट u से ऊपर गया था तो u से नीचे लौटेगा। बट ये रिजल्ट हम दोबारा से लिख लेते हैं यार, तो क्या कि तुम्हें ऐसा ना लगे कि बस एक बार करवा दिया था हमें वो याद नहीं है तो फिर अब सेम चीज़ें वापस से कैसे करें, तो मैं तुम्हें करवा देता हूँ, बाकी चीज़ें रिलेट सेम ही हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं इसको, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इसको बोल देते हैं, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, इतना ही लिख लो वो भी काफ़ी है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टू किसको बोल देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टू रिटर्न टू दी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वापस लौटने का जो समय है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं, कि ऊपर गया और वापस लौट के आया, तो ये जितने टाइम में ऊपर जाके वापस लौट के आया इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं। तो उसके लिए देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा एट, इसको कैपिटल टी बोल दूं तो एट टी इक्वल टू कैपिटल टी, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देता हूँ, सिंपल सी लॉजिक है, समझ में आ गई बात। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू इंटू टाइम टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस जी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव इस बार अपनी। यहां से देखोगे तो u एक तरीके से तुम कॉमन ले सकते हो, कितना u माइनस जी टी बाई टू और t कॉमन आ गया इक्वल टू जीरो है। अब t इंटू यू माइनस जी टी बाई टू जीरो है, तो दो चीजें हो सकती हैं, एक तो t जीरो और एक ये वाला t जीरो। यहां से t जीरो तो ये तो इनिशियल पोजीशन हो गया, ये तो इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल टाइम हो गया, ये तो इनिशियल टाइम हो गया, टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। ये वापस लौटने का टाइम थोड़ी t इक्वल टू जीरो, क्योंकि देखो ये इक्वेशन ये मैथमेटिक्स की इक्वेशन है, उसको नहीं पता कि तुम टाइम फ्लाइट कौन सा निकालना चाह रहे हो, क्या उसको थोड़ी पता है डेफिनेशन टाइम ऑफ फ्लाइट की। ये इक्वेशन सिर्फ वो बोलो टाइम, ये इस इक्वेशन में जब तुम डिस्प्लेसमेंट जीरो रखोगे तो इस इक्वेशन से वो सारे टाइम निकल के आ जाएंगे जिस पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जाके नीचे एक बार ही आ सकता है, उसके बाद नीचे ही जाएगा, समझ में आएगी बात। तो दो ही टाइम पॉसिबल थे, एक तो फेंकते समय डिस्प्लेसमेंट जीरो, एक वापस लौटते समय। तो एक तो ऊपर की तरफ जाते वाला इनिशियल समय हो गया, अब ये आंसर नहीं है तो फिर क्या होगा, अगला वाला आंसर होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट का होगा। इसको देखोगे तो u माइनस जी टी इक्वल बाई टू इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से t निकल के आ जाएगा 2u अपॉन में g, और ये t टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा जब पार्टिकल वापस लौट के आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना बन गया बेटा, 2u अपॉन में g, 2u अपॉन में g यानी कि 2 टाइम्स t अप। इसका मतलब ये हुआ कि डाउनवर्ड में भी वही लगेगा, यानी कि डाउनवर्ड मोशन में और अपवर्ड मोशन में सेम टाइम लगा, और उसका डबल जो है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। ऐसा बोल सकता हूँ ना मैं कि ऊपर जाते समय अगर u बाई जी लगा, ऊपर से वापस नीचे आने में 2u बाई जी लगा, तो वापस आने में भी u बाई जी लगेगा, और ये हमें यहाँ से पता है जितना समय जाने में लगता है सेम जगह पे वापस आने में उतना ही समय लगता है। यहाँ से यहाँ तक t1 समय लगा तो यहाँ से यहाँ तक भी t1 ही लगा, देखो ये सेम होता है। तो अगर यहाँ से यहाँ t लगा तो यहाँ से यहाँ तक भी t ही लगेगा, सेम टाइम लगेगा, इसलिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम बोल सकते हैं कि टाइम ऑफ अप, टाइम टू मूव अप और टाइम टू मूव डाउन इक्वल होते हैं। समझ में आ गई बात, ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय इक्वल होता है।
टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी एंड टाइम ऑफ डाउनवर्ड जर्नी वो सेम होता है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट उनका डबल होता है, 2u/g। याद रहेगा। उसके बाद में अगर मैं यही सेम कंक्लूजन, अगर मैं देखो इक्वेशन को थोड़ी पता है, अगर मैं यहां से फेंकता तो यहां से यहां तक जाने का समय और यहां से यहां तक जाने का समय, क्योंकि हमें ये थोड़ी पता है सरफेस क्या है, हम तो इसको सरफेस मान लेंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो यहाँ से ऊपर जाने का समय यहाँ से नीचे जाने का सेम सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का सेम हो जाएगा, फिर ऑब्वियस सी बात है। समझ में आ गई क्या बात। ये चीजें हैं टर्निंग पॉइंट के अबाउट। अगर यहाँ पे टर्निंग पॉइंट पे टी नोट टर्म है तो टी नोट से 1 सेकंड पहले और 1 सेकंड बाद सेम ही तो होगा, क्योंकि यहाँ से आ जाने में 1 सेकंड लगा तो यहाँ से आने में 1 सेकंड लगेगा। तो जो टर्निंग पॉइंट है वहां से जितने टाइम पहले तुम जहाँ पे होगे उतने टाइम बाद वहीं पे होगे, सेम लेवल पे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन नीचे की तरफ चल रहे होगे। स्पीड वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल रिटर्न्स टू इनिशियल पोजीशन। नेक्स्ट लिखें वेलोसिटी व्हेन बॉल रिटर्न्स, जो वापस लौटती है, रिटर्न्स टू इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन पे वापस लौटती है तो क्या वेलोसिटी से लौटती है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे। दो तरीके से कर लेंगे, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। टाइम तुम्हें पता है टोटल टाइम निकल के आएगा, वेलोसिटी u तो u थी, एक्सेलरेशन माइनस का 0, टाइम यहाँ पे t रखा जाएगा कैपिटल T, तो v आ जाएगा u माइनस जी इंटू टी है 2u/g, तो g से g कट गया, वेलोसिटी आ गया माइनस का u। माइनस का u क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हमने ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रखा है और ये डाउनवर्ड आ रहा है इसलिए नेगेटिव आ गया। भाई वेलोसिटी डाउनवर्ड है वापस लौटते समय, इसलिए नेगेटिव आ गया। दूसरा हम ये भी लगा सकते थे v² माइनस u² इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी माइनस u, तो u² ही था, इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन बेटा माइनस का g, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया लेकिन वापस लौट के आ गया उसी जहाँ से फेंका था उसी पोजीशन पे। अगर पार्टिकल लौट के वापस आ गया तो इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो 0 डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। तो v² इक्वल टू u², यहाँ से आ जाएगा v इक्वल टू प्लस माइनस यू। लेकिन हमें चूज कौन सा, ये तो मैथमेटिक्स की इक्वेशन है, हमें तो अपने डायरेक्शन के हिसाब से आंसर चूज करना पड़ेगा ना, तो हम चूज करेंगे वेलोसिटी माइनस यू को, क्योंकि हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन है उस समय वेलोसिटी की। समझ में आ गई क्या बात। स्पीड अगर मैं देखूंगा तो स्पीड तो वही बन जाएगा, स्पीड v बराबर u। समझ में आ गई क्या बात। स्पीड v बराबर u मैग्नीट्यूड वाइज। क्लियर है क्या यार चीजें। तो अगर ये चीजें क्लियर हैं तो अब तुम कुछ शानदार रिजल्ट्स को हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ाते हैं, और ये कंक्लूजन लिखते हैं इसमें। सबसे पहली बात तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। कंक्लूजन क्या है इस रिजल्ट्स का, कंक्लूजन है इन रिजल्ट्स का कि जो टर्निंग पॉइंट से जितने टाइम पहले जहाँ पे होगा उतने टाइम पे वहीं पे होगा। ये है, पहले हम दिखा देते हैं इसको सही तरीके से डायग्राम को, ठीक है ना, सही तरीके से इन द सेंस हम ये दिखा देते हैं कि पार्टिकल जाएगा वैसे ही उसी लाइन पे और आएगा भी उसी लाइन पे, ठीक है। हम ये दिखा देते हैं कि जिस लाइन पे जाएगा पार्टिकल उसी लाइन पे वापस लौट के आएगा, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर इस लाइन पे ऊपर गया था, इस लाइन पे अगर वो पार्टिकल ऊपर गया है, इसी लाइन पे वापस लौटेगा। यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, ये एच मैक्स हो जाएगी, ये हाइट, ये सब टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह। जिस लाइन पे ऊपर गया उसी लाइन पे नीचे आया। लेकिन हम पार्टिकल के अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन को अलग अलग दिखाने के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन को। इस रिप्रेजेंटेशन में तुम ध्यान से देखो चीजें, ये भाई सीरी चल जाती है इसमें, ध्यान से सुनो। इसको सेम लेवल पे बना देते हैं ताकि तुम्हें सेम एनालॉजी मिल जाए। अब इसमें इसमें देखो जो एच मैक्स है, ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखने। एच मैक्स जो बनेगा बेटा वो u²/2g बनेगा, जहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से तुमने फेंका वहां से मैक्सिमम हाइट का है ये। टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g बनेगा, जो कि 2 टाइम्स अपवर्ड मोशन और 2 टाइम्स डाउनवर्ड मोशन। समझ में आई क्या बात। टी ऑफ डाउनवर्ड मोशन 2 टाइम्स और टी ऑफ अपवर्ड मोशन 2 टाइम्स टी ऑफ अपवर्ड मोशन, या फिर 2u/g। टी ऑफ अपवर्ड जर्नी का टाइम या फिर बोलो डाउनवर्ड जर्नी का टाइम वो सिर्फ u/g के बराबर है, वो सिर्फ u/g के बराबर है, ठीक है। किसी भी टाइम t पे अगर तुम्हें वेलोसिटी एट एनी टाइम t अगर लिखना हो तो सिंपल लगा दोगे वेलोसिटी एट एनी टाइम t, वेलोसिटी एट एनी टाइम t।
अगर तुम लिखोगे तो सिंपल सी बात है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूले से तुम लिख सकते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हो, और u है तुम्हारा u माइनस जी इंटू टी, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तुम डाउनवर्ड को मानोगे तो माइनस यू प्लस जी बन जाएगा और कुछ नहीं बनेगा। इस तरीके से लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट एनी पॉइंट एट टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी अगर तुम लिखोगे तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लग जाएगा। लेकिन अपन ने अपवर्ड डायरेक्शन पे पॉजिटिव मान रखा होगा अगर, तो फिर वो बन जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कंसिडरिंग कंसिडरिंग अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। ये रिजल्ट्स तभी काम करेंगे। डाउनवर्ड को मान लोगे तो फिर अपोजिट, मतलब यू और जी के साइन अपोजिट हो जाएंगे। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एच, वेलोसिटी एज हाइट एच, वेलोसिटी एट हाइट वाई बोल दो या फिर एच बोल दो, वेलोसिटी एट हाइट वाई अगर मैं बोलूँ तो तुम सिंपली लगा दोगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, और इससे लगा दोगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू इंटू एक्सेलेरेशन माइनस का जी और डिस्प्लेसमेंट वाई। तुम कुछ भी मतलब सिंपल वो काइनेमेटिक्स इक्वेशंस लगानी और आंसर्स निकालने हैं। लेकिन इसमें कंक्लूजन क्या चीज़ है? कंक्लूजन ये चीज़ है कि देखो ऊपर जाने का ये जो टाइम था वो टू यू, एक तो एच मैक्स जो था, ये टाइम जो था वो यू बाई जी था। समझ में आ गई बात? एच मैक्स जो बनेगा वो एच मैक्स बनेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एच मैक्स बनेगा एच मैक्स यू स्क्वायर बाई टू जी बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जब वो वापस लौटेगा तो सेम स्पीड से लौटेगा लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब वापस लौटेगा तो सेम स्पीड से लौटेगा लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये टकराने से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी है। तुम बोलोगे कि काफी बच्चे तो इस चीज में कंफ्यूजन रहते हैं, सर वापस लौटेगा तो टकरा जाएगा, रुक जाएगा। अरे रुकते थोड़ी है, बॉल नीचे आती है टकरा के वापस भी ऊपर जा सकती है, रुक भी सकती है, ऊपर भी जा सकती, कुछ भी हो सकता है। बट ये जो वेलोसिटी हम लिखते हैं ये जस्ट बिफोर कोलिजन होती है। ये वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन की होती है। जब भी पूछा जाए कि वापस लौटते समय वेलोसिटी क्या होगी, तो वापस लौटने समय टकराने से जस्ट पहले की वेलोसिटी पूछी हुई होती है, जस्ट बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। समझ में आ गई बात? दूसरा, किसी भी लेवल पे जाके देख लूं मैं, किसी भी लेवल पे जाके देख लूं, यहां से जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है t1, उतना ही टाइम वापस आने में लगेगा t2, सॉरी t1। समझ में आ गई क्या? जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है t1 उतना ही टाइम लगेगा। या फिर मैं बोलूँ कि यहाँ से ऊपर जाने में t2 लगे हैं, यहाँ से ऊपर जाने में अगर t2 टाइम लगा है तो यहाँ से वापस ऊपर आने में t2। अब क्योंकि यहाँ का टोटल टाइम सेम है और यहाँ का भी वापस आने का भी टोटल टाइम सेम है, अगर इतने में t2 लग गया तो सेम बाकी में t1 लगेगा क्योंकि टोटल सेम है। तो मैं बोल दूंगा कि यहाँ से अगर यहाँ तक जाओगे, अगर ये t1 लगा है तो सेम लेवल से वापस उसी लेवल पर आने का टाइम t2 ही लगेगा। समझ में आ गई बात? t2 ही लगेगा। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने का कुछ टाइम था, यहाँ से मान लो यहाँ तक जाने का कुछ टाइम टी, अगर मैं बोल दूँ इसको कुछ t0 है, इसको मैं t बोल देता हूँ। मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t है और यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है, इसको अलग से बना देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आने का ये जो टाइम है अलग से बना दूँ अगर, कि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t था और वहाँ से वापस लौटने का टाइम, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t है और यहाँ से यहाँ तक का ये टाइम जो है वो अगर t डैश है तो ये t प्लस टी डैश क्या बन जाएंगे बेटा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो टाइम t है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t डैश है, यहाँ से यहाँ में t लगा तो यहाँ से यहाँ में भी t लगेगा, तो टोटल t प्लस टी डैश हो जाएगा। इसको अलग डायग्राम में बना के दिखा देता हूँ। कुछ कंक्लूजन हैं जो तुम्हें डायरेक्ट मतलब तुम इनको समझ लो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तुम इनको समझ लोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी चीज़ें, कि ये चीज़ें याद रहेंगी, तुम बहुत जल्दी आसानी से क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर तुम इस तरीके से लिख दो, मैं इसको अब इस डायग्राम में ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t1 है और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है ये t2 है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो t1 प्लस t2 से लिखा जा सकता है। t1 प्लस t2 से ये टाइम लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि तुम ये बोलोगे कि ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम ये भी तो t1 के बराबर ही होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 टाइम लगाया तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी t1 ही लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक का t1 है और यहाँ से यहाँ तक का t2 है, तो t1 प्लस t2 टाइम ऑफ फ्लाइट बन गया ना।
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का भी T1 ही लगेगा। इस तरीके से तुम लिख सकते हो। समझ में आ गई बात? यहाँ की ये जो हाइट होगी ये y, यही सेम हाइट y यहाँ पे होगी। समझ में आ गई ये बात? लास्ट के 1 सेकंड में तुम जितना ऊपर चलोगे लास्ट के 1 सेकंड में उतना ही नीचे आओगे। ये कुछ कंक्लूजन है जो बार बार ड्रॉ करके तुम रख लोगे तो चीज़ें सेम मतलब तुम्हारे लिए आसान रहेंगी। लास्ट के 1 सेकंड में तुम जितना चलोगे, ठीक है, जितने टाइम में तुम जितना ऊपर चलोगे उतने टाइम में सेम नीचे आ जाओगे। ये मान लो लास्ट 1 सेकंड की कैलकुलेशन बहुत पूछी जाती है ना? लास्ट 1 सेकंड में ये मान लो लास्ट का 1 सेकंड ऊपर का है, 1 सेकंड लास्ट का, और ये 1 सेकंड नीचे का। ये तो कौन सा टाइम है? फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन, और ये है लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन, लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन। समझ में आई बात? दोनों में ये y और y है वो सेम रहेगा, तो y में अपवर्ड का बोलूं चाहे y में डाउनवर्ड का बोलूं, 1 सेकंड का वो सेम ही रहेगा। तो मैं y जो निकालना चाहता हूँ वो डाउनवर्ड मोशन से निकाल दूं। यहां से यहां तक अगर मैं देखूंगा तो अगर मैं a से b, b से c, c से d और d से e की बात करूं तो y मैं इक्वेशन लगा देता हूं कहां से कहां तक की, c से d तक की, c से d तक की, क्योंकि यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक की इक्वेशन लगाऊंगा तो इसमें y सी डी आ जाएगा हाफ एक्सलेशन g इंटू टाइम 1 सेकंड का स्क्वायर यानी कि 5 मीटर। तो y बी सी और वाई सी डी दोनों 5 मीटर होंगे। लास्ट के 1 सेकंड में जो 5 मीटर ऊपर जाएगा और पहले 1 सेकंड में 5 मीटर नीचे ही आएगा। समझ में आएगी बात? तो यार ये कंक्लूजन्स हैं जो कि तुम्हें याद होंगे, मतलब याद करने हैं और इनको अच्छे से समझना है, तभी जाकर के तुम अच्छे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगर ये चीज़ें तुमने सही से कर ली हैं तो यार देखो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, हम ये कंक्लूजन्स याद करेंगे। उसके अलावा जो तुम्हारा होमवर्क है तुम इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आगे तुम क्वेश्चंस करोगे तो HCV में अगर मैं बात करूं तो HCV में 22 से 31 के सारे 1D मोशन के क्वेश्चंस हैं, वर्टिकल मोशन। तुम एक बार उनको ट्राई करने की कोशिश करना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जब लेक्चर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम ये जितने भी कंक्लूजन को डायरेक्ट यूज करके बहुत आसान आसान एक मतलब मैं बोल रहा हूँ अच्छे क्वेश्चन को एक मिनट में खत्म करने वाली कैलकुलेशंस करेंगे। बाकी मैं तुम्हें पूरे डिटेल सॉल्यूशन भी बताया करूंगा, बट किस तरीके से मैं बिना कोई कैलकुलेशन के कितनी जल्दी आसानी से क्वेश्चन का रिजल्ट निकाल के ले आऊंगा, और वो इसी क्लास के बाद हो पाएगा। अगर तुमने इस क्लास को ध्यान से समझा है, इस लेक्चर को ध्यान से समझा है, तभी वो चीज़ें आप तुम मेरी तरह और जल्दी जल्दी चीज़ें कर पाओगे, है ना? तो ये चीज़ें होमवर्क हैं भाई, ये तुम क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। इनमें से जो भी नहीं हुआ इसमें 22 से 31 तक के सारे क्वेश्चंस 1D के ही हैं, और बाकी रोडो HCBT पाथफाइंडर के क्वेश्चंस कर सकते हो। उसके अलावा DC पांडे, अरिहंत, फिजिक्स गैलेक्सी इन बुक्स को अगर तुम करते हो तो तुम यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन उनके क्वेश्चन तुम्हें खुद से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। बाकी आप तुम्हें चीज़ें सही लगी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, और क्लासेस अच्छी लग रही हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर लेना क्लासेस की अपडेट्स और नोट्स वगैरह के लिए। उसके अलावा माफियाज डाउट क्लियर्स ग्रुप है अपना, डाउट ग्रुप, जिस पे 24/7 डाउट चलते रहते हैं। मैं भी खुद लाइव ऑडियो सेशन लेता हूँ। इस लाइव सेशन के अंदर बच्चे खुद डायरेक्ट मुझसे इंटरेक्ट होते हैं और अपने डाउट्स पूछते हैं, ठीक है। तो मैं डेली अपडेट कर देता हूँ टेलीग्राम पे कि किस टाइम पे लूँगा, और डेली डिस्कशन होता है बच्चों के साथ में। ऑलरेडी वहाँ पे 400 के आसपास बच्चे हैं, तो तुम भी आकर के ज्वाइन कर सकते हो यार, है ना? और मतलब चीज़ें सब कुछ फ्री है, तुम्हें कुछ पे नहीं करना। सबसे पहली बात तो कुछ पे नहीं करना, सब फ्री है। तुम अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हो अगर तुम्हें अच्छी लग रही हो चीज़ें तो, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही यार, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।